तो ये बच्चों, जैसा कि उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए श्वसन के विकार में पहला जो डिसीज है वो दमा। श्वसन के विकार में जो डिसीज की बात करते हैं, रोग की बात करते हैं दमा, जिसे हम अस्थमा कहते हैं। अस्थमा दमा में जो श्वसनी और श्वसनिकाएं की शोध के कारण श्वसन के समय घबराहट होती है तथा सांस लेने में कठिनाई होती है। ये क्रिया दमा के अंतर्गत आती है, अस्थमा के अंतर्गत आती है। और श्वसनी शोध में यह श्वसनी की शोध है जिसमें विशेष लक्षण श्वसनी में सूजन तथा जलन होना, जिससे लगातार खांसी होती है। अगली बात आती है बात स्फीति। बात स्फीति में सामान्यतया यह चिरकालिक रोग है जिसमें कूपिका भित्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिससे गैस में सतह घट जाती है और धूम्रपान इसके मुख्य कारकों में एक होता है। उसी प्रकार व्यावसायिक श्वसन रोग जैसा कि व्यावसायिक श्वसन के अंतर्गत श्वसन रोग के अंतर्गत जिसमें कुछ उद्योगों में विशेषकर जहां पत्थर की पिसाई या तोड़ने का कार्य होता है, वहां इतने धूल के कण निकलते हैं, यह शरीर की सुरक्षा प्रणाली उन्हें पूरी तरह से निष्प्रभावी नहीं कर पाती है और दीर्घकालीन प्रभावन शोध उत्पन्न कर सकता है, जिनसे रेशीय ऊतकों की प्रचुरता होती है और जिसके फलस्वरूप फेफड़ों को गंभीर नुकसान हो सकता है। इन उद्योगों के श्रमिकों को मास्क का प्रयोग करना चाहिए। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगला टॉपिक है उत्सर्जित उत्पाद। अगला जो टॉपिक है उसी में आगे बढ़ता हूं। उत्सर्जित उत्पाद एवं उनका निष्कासन। उत्सर्जित उत्पाद एवं उनका निष्कासन में सभी प्राणी उपापचयी अथवा अत्यधिक अंतर्ग्रहण जैसी क्रियाओं द्वारा अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अन्य आयन जैसे सोडियम, Na, पोटेशियम, क्लोरीन, फॉस्फेट, सल्फेट आदि का संचय करते हैं। प्राणियों द्वारा इन पदार्थों का पूर्णतया या आंशिक रूप से निष्कासन आवश्यक है और प्राणियों द्वारा उत्सर्जन होने वाले नाइट्रोजनी अपशिष्टों के रूप में अमोनिया, यूरिया और यूरिक हैं, जिसमें अमोनिया सर्वाधिक टॉक्सिक है क्योंकि इसके निष्कासन के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है, वाटर की आवश्यकता होती है, अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है और
यूरिक अम्ल कम अविष है और जल में कम मात्रा के साथ निष्कासित किया जा सकता है। लेकिन अमोनिया की हम जब बात करते हैं तो अमोनिया के उत्सर्जन की प्रक्रिया को अमोनियोत्सर्ग प्रक्रिया कहते हैं। इसमें अनेक अस्थिर मछलियां, उभयचर और जलीय कीट अमोनिया उत्सर्जी प्रकृति हैं, जो अमोनिया का उत्सर्जन करते रहते हैं। और सामान्यतः ये देखा गया है कि अमोनिया सरलता से घुलनशील है, इसलिए आसानी से अमोनिया आयनों के रूप में शरीर की सतह पर या मछलियों के क्लोम दरारें या गिल्स की सतह से मिश्रण द्वारा उत्सर्जित हो जाते हैं। इस उत्सर्जन में किडनी यानी वृक्क की कोई अहम भूमिका नहीं होती है। इन प्राणियों को अमोनिया उत्सर्जी कहते हैं, या आप कह सकते हैं अमोनोटैलिक जंतु के रूप में। और जो स्थलीय आवास में अनुकूलन हेतु जल को हानि से बचाने के लिए प्राणी कम नाइट्रोजनी अवशिष्ट जैसे यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते रहते हैं। और जो स्तनधारी है उसमें कई स्थलीय उभयचर और समुद्री मछलियां मुख्यतः यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। और साथ ही साथ यूरिया उत्सर्जी या यूरियोटैलिक जंतु के रूप में कहलाते हैं। इन प्राणियों में उपापचय क्रियाओं द्वारा निर्मित अमोनिया को यकृत द्वारा यूरिया में परिवर्तित करके रक्त से मुक्त कर दिया जाता है, ब्लड से मुक्त कर दिया जाता है, और जिससे वृक्कों द्वारा निस्पंदन यानी फिल्ट्रेशन के पश्चात उत्सर्जित कर दिया जाता है। उसी प्रकार सरीसृप, पक्षी, स्थलीय घोंघे तथा कीटों में नाइट्रोजनी अवशिष्ट यूरिक अम्ल का उत्सर्जन जल की कम मात्रा के साथ गोलिकाओं या पेस्ट के रूप में होता है, और ये यूरिक अम्ल उत्सर्जी कहलाते हैं। जबकि प्राणी जगत में कई प्रकार के उत्सर्जन पाए जाते हैं। अधिकांश अकशेरुकियों में यह संरचना सरल नलिकाकार रूप में होती है, जबकि कशेरुकियों में जटिल नलिकाकार अंग है जिसे किडनी कहते हैं, जिसे किडनी या वृक्क कहते हैं। इन संरचनाओं के रूप हम चित्रों के माध्यम से दर्शाएंगे। और मनुष्य का जो उत्सर्जी तंत्र है, मनुष्य उत्सर्जन तंत्र के रूप में मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र है। मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र में मनुष्य के उत्सर्जी तंत्र एक जोड़ी किडनी के रूप में एक जोड़ी मूत्र नलिका, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग का बना होता है। किडनी उदर गुहा के आंतरिक पृष्ठ सतह पर स्थित होता है। किडनी के केंद्रीय भाग की भीतरी अवतल सतह के मध्य में एक खांच होती है जिसे हाइलम कहते हैं, जिसे हाइलम कहते हैं, जिसे हाइलम कहते हैं। और इससे होकर मूत्र नलिका, रक्तवाहिनियां और तंत्रिकाएं प्रवेश करती हैं। हाइलम के भीतरी और कीप के आकार की संरचना होती है जिसे हम पेल्विस या वृक्कीय श्रोणी कहते हैं। वृक्कीय श्रोणी या पेल्विस इंग्लिश में कहते हैं।
इससे निकलने वाली प्रोजेक्शन को चषक कहते हैं। वृक्क की बाहरी सतह पर व्रण संकुल होता है। वृक्क में दो भाग होते हैं, बाहरी वलकुट और भीतरी मध्यांश। मध्यांश को शंक्वाकार पिरामिड में बटा होता है, जो कि चषकों में फैले रहते हैं और वलकुट मध्यांश पिरामिड के बीच फैलकर वृक्क का स्तंभ बनाते हैं, जिसे वर्तीली स्तंभ कहते हैं। ये संरचना विभिन्न तरह की मूत्र से संबंधित जो मूत्र का निर्माण है उसमें गुच्छी निस्पंदन, पुनः अवशोषण, श्रवण जो वृक्काणु के विभिन्न भागों में होता है। जबकि विभिन्न जंतुओं द्वारा उनमें उत्सर्जन जो एक कोष की जंतु होते हैं उसमें विसरण के द्वारा उत्सर्जन होता है। जो एक कोष की जंतु होते हैं उनमें उत्सर्जन विसरण के द्वारा होता है। एक कोष की जीवों में जो एक कोष की जीव हैं उनमें उत्सर्जन विसरण के द्वारा होता है। विसरण। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जो पोरीफेरा संघ के जंतु हैं, जो आपने 9th में पढ़ा हुआ है, सारे संघ पोरीफेरा संघ के जंतुओं का जो उत्सर्जन, पोरीफेरा संघ के जंतुओं का उत्सर्जन एक कैनाल सिस्टम द्वारा यानी विशिष्ट नलिका तंत्र के द्वारा होता है। विशिष्ट नलिका तंत्र के द्वारा होता है। उसी क्रम में जो सीलेंट्रेटा संघ के जंतु हैं उनका उत्सर्जन एक सीधे कोशिकाओं के द्वारा होता है। सीधे कोशिकाओं के द्वारा होता है। उसी क्रम में जो चपटे क्रमी होते हैं, आपने 9th में पढ़ा हुआ है सारे संघों के बारे में। चपटे क्रमी में ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा होता है उत्सर्जन। ज्वाला कोशिकाएं, फ्लेम सेल्स, ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा उत्सर्जन होता है। और जो एनिलिडा संघ के जंतु हैं, एनिलिडा संघ के जंतु हैं उनका उत्सर्जन सामान्यतः नेफ्रिडिया यानी प्रकट के द्वारा होता है। नेफ्रिडिया के द्वारा होता है। और उसी क्रम में जो आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु हैं जिसमें जोड़ीदार उपांगों का पाया जाना इस संघ की पहचान है। आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं में मेलपीगी नलिकाओं के द्वारा बहुत परीक्षा में पूछा जाता है। मेलपीगियन नलिका के द्वारा मेलपीगी ट्यूब्स। और मोलस्का संघ के जंतुओं में उत्सर्जन मोलस्का जिसमें सीपिया, सीप, घोंघा, मोलस्का संघ के अंतर्गत मूत्र अंग के द्वारा उत्सर्जन होता है। जो मूत्र अंग होते हैं उनके द्वारा उत्सर्जन होता है। उसी क्रम में जो कशेरुकी होते हैं जिसमें मनुष्य आता है, कशेरुकी जंतुओं में सामान्यतः वृक्क के द्वारा उत्सर्जन होता है, किडनी के द्वारा उत्सर्जन होता है, ऐसा मैंने सभी संघ के जंतुओं का उत्सर्जन बताया है। और ताकि ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है, पूछे भी जाते हैं कि एक कोषीय जंतु का उत्सर्जन किस संघ के द्वारा होता है, किस भाग में होता है, तो ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उत्सर्जन उत्पाद और उनका निष्कासन, ये मैंने एक बायोग्राफी से इसकी मेन चर्चा जो प्रारंभिक चर्चा उत्सर्जन के संदर्भ में और मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र नेक्स्ट पर कराऊंगा चित्र के माध्यम से। थैंक यू।